पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मोहम्मद हुसैन चागर साहब का और मैजिक टीवी का कि इनका काफ़ी रोल रहा है, ख़ास तौर पर जो सोशल इश्यूज़ है इनको उजागर करने में इनका बहुत अहम किरदार रहा है गुज़िश्ता कई सालों से। तो मैं बात यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा कि बदकिस्मती से आप कहें अनफॉर्चुनेटली कि पाकिस्तान में मनशियात ड्रग्स बहुत तेज़ी से फैल रहा है। यूएनओडीसी का एक रिपोर्ट है 2013 में कि पाकिस्तान में 6.7 मिलियन लोग ख़ास तौर पर बच्चे और यंग नौजवान ड्रग्स का शिकार है। और आप अंदाज़ा लगाएं 2018 में एक और रिपोर्ट सामने आया जिसमें 8.9 मिलियन मसलन के 90 लाख के करीब लोग इस ड्रग्स का शिकार हो चुके हैं। तो पाकिस्तान के लेवल पे हम देखें तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई ख़ास पॉलिसी नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, हत्ता कि आप यूँ समझे कि सिगरेट के हवाले से भी कोई पॉलिसी नहीं है। एक बच्चा अगर मिसाल के तौर पर 11 साल 12 साल का है वो भी आसानी से जाके किसी भी दुकान से सिगरेट खरीद सकता है। तो पॉलिसी नाम की कोई चीज़ नहीं है जिसकी वजह से हमारा सोसाइटी मुआशरा रोज़ बरोज़ ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं। तो इसमें गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस हवाले से वो नज़रसानी करें कि वो ड्रग्स के बारे में, इलीगल ड्रग्स के बारे में वो दोबारा ऐसे स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाएं। तो आगे हम बात करते हैं बलूचिस्तान के बारे में। बलूचिस्तान का एक बहुत वसी बॉर्डर एरिया टच होता है अफगानिस्तान को, जहां से आसानी से ड्रग्स वो पाकिस्तान स्मगल होके आता है यहां पे और आसानी से मिलता है। अकॉर्डिंग टू, दोबारा मैं यूएनओडीसी का नाम इसलिए बार बार ले रहा हूं कि इन्होंने रिसर्च की है। इनके डेटा के मुताबिक यहां से पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान से स्मगल हो के पाकिस्तान आता है और यहां से बाहर के कंट्रीज में स्मगल होता है। तो एक एस्टिमेटेड ये है कि 110 टन हेरोइन सिर्फ पाकिस्तान से बैरून मुल्क स्मगल होता है और इसी तरह तकरीबन 40 टन हेरोइन सिर्फ पाकिस्तान में कंज्यूम होता है, जो कि हमारे मुआशरे के लिए, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लिए, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबके लिए बाइसे परेशानी है कि किस तरह हम इस ड्रग्स की लानत को हम रोके रखें। और इसी तरह मेरा गुज़िश्ता एक एक्सपीरियंस रहा है, तजुर्बा रहा है काफ़ी साल। मैंने एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर माइलो शहीद ट्रस्ट में मैंने काम किया है। माइलो शहीद ट्रस्ट का बहुत कौमी नहीं बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पर भी माइलो शहीद ट्रस्ट का एक अच्छा नाम है और काफ़ी अच्छे इक़दामात भी किए हैं माइलो शहीद ट्रस्ट ने। तो माइलो शहीद ट्रस्ट में जैसे मेरा तजुर्बा रहा, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स हमने की, वहाँ पे कोलंबो प्लान का हमने प्रोजेक्ट्स की, वहाँ पे काफ़ी मरीजों का हमने इंटरनेशनली एक स्टैंडर्ड के लेवल पे हमने वहाँ पे जो एसयूडीज कहते हैं, जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, उनका हमने बाकायदा इलाज किया और इसका ये नतीजा आया, आउटकम्स ये रिजल्ट आया कि काफ़ी लोग जो बिल्कुल मुआशरे से कटे हुए थे, फैमिली पे बोझ था, सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते थे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बाकायदा रिकॉर्ड मौजूद है कि हम फॉलोअप लेते रहते हैं कि उनमें से काफ़ी लड़के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी जगह पर अब स्टेबल हो चुके हैं। कोई अपना रोज़मर्रा का काम कर रहा है, कोई बेकरी में काम कर रहा है, कोई कालीन शोई में काम कर रहा है, जो कारपेंटिंग का काम कर रहा है, कोई मिस्त्री का काम कर रहा है, कोई तंदूर का काम कर रहा है। ऐसे हमारे पास लातादाद मरीजों के ऐसे रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद है कि जिस तरह हमने वहाँ पे एक स्टैंडर्ड हमने वहाँ पे मेंटेन रखा। स्टैंडर्ड ऐसा था कि वहाँ पे हमारे पास सारे साइकोलॉजिस्ट थे,
आउटरीच वर्कर, सोशल वर्कर, एक पूरी टीम जिसके साथ हमने मिलके सारे एक्टिविटीज किए और उनका बहुत पॉजिटिव आउटकम्स देखने को आया। तो वहां पर मेरा यह तजुर्बा रहा कि इसमें ज्यादातर यंग लड़के, नौजवान और बच्चे भी, हत्ता के जिसमें 13 साल के, 14 साल के लड़के भी ड्रग्स में मुलविस पाए गए, उनको भी इलाज के लिए लाया गया। तो उसमें हमने ये देखा कि अगर हम 10 मरीजों का इलाज करते हैं, लेकिन अगर प्रिवेंशन पे, अंग्रेजी में कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, के एहतियात इलाज से बेहतर है। अगर हम जाके प्रिवेंशन पे काम नहीं करेंगे तो अगर हम 5 मरीजों का इलाज करते हैं तो नए 20, 30, 40 नए लड़के, खास तौर पर आजकल जो देखने को आ रहा है, स्टूडेंट्स ज्यादा इसमें मुलविस हो रहे हैं ड्रग्स में। तो जितने भी सेंटर्स है कोयटा में, चाहे आप माइलोशहीद ट्रस्ट का नाम लें, यहां पर हजारा टाउन में कोमक सेंटर भी है, कोयटा में इंसानियत बचाओ सेंटर भी है, हक आवाज है, नई रोशनी, बहुत से सेंटर्स हैं जो मरीजों का इलाज मुआवजा करते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से हर रोज ड्रग एडिक्शन में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है? जैसे कि मैंने कहा कि 2013 में 6.7 मिलियन, लेकिन 2018 में 8.9 मिलियन। आप अंदाजा लगा ले कि नियर अबाउट 2 मिलियन का इजाफा हुआ है ड्रग एडिक्शन में। तो हमें इस बात पे ज्यादा सोचना चाहिए कि हम प्रिवेंशन पे, इनके रोकथाम पे हम कैसे मौसर काम कर सकते हैं। तो इसी पॉइंट्स को, इसी नजरिए को, इसी बात को लेके हमने इस बात पे मीटिंग की, सोचना शुरू किया कि हमें क्या करना चाहिए। तो हम इस बात पर, इस नतीजे पर पहुंचे कि प्रिवेंशन को ज्यादा फोकस करें। और इस हवाले से मैंने, हमारी दूसरी टीम ने, खान मोहम्मद बहुत सीनियर है माइलोशहीद ट्रस्ट में भी, इन्होंने काफी काम किए हैं, एडमिन में काम किए हैं, बाकी मैनेजमेंट के हवाले से भी इनका काफी एक्सपीरियंस है। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद तो हमने सोचा कि एक ट्रस्ट खोला जाए कि वहां पर प्रिवेंशन को ज्यादा फोकस किया जाए, कि वहां पर जिस सोसाइटी में, जिस मुआशरे में, और जो माशरा इंतशार का शिकार है, तो वहां पर हम जाके ऐसे काम करें, ऐसे मुस्बत इक़दाम वहां पे उठाए जिसकी वजह से उनके असरात आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में उसका मुस्बत असर पड़े। तो यहां पर हमने एक ट्रस्ट खोला जिसका नाम है दुआ वेलफेयर सोसाइटी। दुआ वेलफेयर सोसाइटी जो हमने एक जगह, जो हमने यहाँ पे चूज की, यह है किरानी रोड पे, न्यू हजारा टाउन का एरिया है, जो नजदीक है, एक मशहूर है स्टील मिल, यहाँ पे बड़ा मशहूर जगह है। वहां पर हमने दुआ वेलफेयर सोसाइटी के नाम से हमने ट्रस्ट का बाकायदा आगाज किया है। और इसमें हम मरीजों का इलाज मुआवजे के साथ साथ एक स्टैंडर्ड जो इलाज मुआवजा होता है, अलबत्ता हम यहाँ पर एक लिमिटेड नंबर्स रखेंगे जिसके साथ हम इंटरवेंशंस, जिसके साथ हम काम करेंगे। अलबत्ता हमारा फोकस होगा कि हम सोसाइटी में, मुआशरे में हम ऐसे कौन से इक़दाम करें जिसकी वजह से मुआशरा, सोसाइटी तब्दील हो। तो हमने, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो अगराज और मकासद है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी मसले मसाइल है, प्रॉब्लम्स है, परेशानियां है, जो जुड़ा हुआ है, जिसका जुड़ा हुआ है किस चीज से? नशे की लानत से जो जुड़ा हुआ है। वो हो सकता है कि इक्तसादी भी हो सकता है, नफ्सियाती भी हो सकता है, जिस्मानी भी हो सकता है, ज़हनी भी हो सकता है, जिसकी वजह से हम इन पे कैसे काबू पा सकते हैं। ट्रेनिंग के तवस्सुत से, वर्कशॉप के तवस्सुत से, लोगों में आगाही फैलाने की वजह से, स्टूडेंट के साथ काम करने से, जो यहाँ पे गैरेजेस हैं, मोटरसाइकिल मैकेनिक्स है यहाँ पे, उनके साथ हम ऐसा क्या इंटरवेंशंस करें, ऐसे कौन से काम करें जिसकी वजह से लोगों में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस हो, आगाही हो,
पेरेंट्स को अपनी जिम्मेदारियों के बारे में पता हो, टीचर्स को अपनी जिम्मेदारियों के बारे में पता हो, कम्युनिटी के लोगों को अपनी जिम्मेदारियों के बारे में पता हो। ये बजाते खुद सिर्फ मेरा मसला नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन का मसला नहीं है, 2-4 लोगों का मसला नहीं है, और उन खानदानों का मसला नहीं है जिनके बच्चे ड्रग्स में हैं, बल्कि ये सोसाइटी के हर फर्द का ये मसला है कि हम जितने भी यहाँ पे हर फर्द जो इस सोसाइटी में रहते हैं, उनका ये फर्ज बनता है कि वो हमारा साथ दे और इस लानत को खत्म करे, इसको कम करे, ताकि कल को अगर आप ये समझते हैं कि मेरा बच्चा महफूज है, मेरा भाई महफूज है, तो ये आप ये खामख्याली अपने जहन से निकाल दें। कल को आपका बच्चा भी इस ड्रग्स में आ सकता है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स है, वजूहात है जिसकी वजह से बच्चे ड्रग्स में आ सकते हैं। खास तौर पर मैंने बात की कि यहां पर 10 साल से 11 साल से लेके जाके 18 साल 19 साल तक जो ये एज है, डेवलपमेंटल स्टेजेस इसको कहते हैं, ये सबसे खतरनाक स्टेज है। क्योंकि बच्चा जब 10 साल 11 साल का होता है तो वो घर के कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो बाहर दोस्तों के साथ वो जाके खेलना शुरू कर देते हैं। वो 14-15 साल के लड़के मोटरसाइकिल पे यहां वहां घूमते रहते हैं, यानी कि उसके पास अपॉर्चुनिटीज है, उसके पास ये मौके मौजूद है कि वो बाहर की दुनिया के साथ भी वो उनका उठना बैठना शुरू होता है। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, मुख्तलिफ लोगों के साथ उनका उठना बैठना शुरू होता है, और ये खतरनाक स्टेज है। अगर इस स्टेज पे अगर उनके वालिदैन के पास वो स्किल्स, वो हुनर, वो सारी चीजें नहीं होंगे, तो लाजमी बात है, तो क्वाइट पॉसिबल कि उनके बच्चे ड्रग्स की तरफ जाएं या रिस्की बिहेवियर की तरफ जाएं।